सो सेकेंड चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट टॉपिक फिनिश किया था, आप लोग को याद होगा. सबसे मेन चीज उसमें हमने क्या सीखी थी, दैट वाज द हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन. उसको हमने क्या नाम से पढ़ा था, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, है ना, और टैक्सोनॉमिक हायरार्की. कहां से कहां थी टैक्सोनॉमिक हायरार्की? राइट फ्रॉम किंगडम ऑल द वे अप टू स्पीशीज. शुरू किंगडम से हुआ था, नीचे हम लोग स्पीशीज तक आए थे. और जब किंगडम की बात हो रही थी, at that time we had introduced the concept, we had discussed the concept of the 5 kingdom classification. Yes, कि currently हम लोग 5 kingdom classification follow करते हैं. ये बात हमारी यहाँ तक डिस्कस हुई थी, है ना. ऑल्सो आई हैड मेंशन्ड एट दैट टाइम, अगर आपको याद हो, कि द बिगिनिंग of this entire concept of kingdoms was only with 2 kingdoms, that was plants and animals, right? तो यहां से हमारा ये पूरा सिस्टम शुरू होता है. व्हेन यू टॉक अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी, टिपिकली हम लोग टैक्सोनॉमी वर्ड किसके लिए यूज करते थे? जहां पर आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया, नाम दिया, है ना, उसको टैक्सोनॉमी बोला था. और जब कंपैरेटिव स्टडी की तो उसको सिस्टमैटिक्स बोला था, राइट? सो दिस होल आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ इट स्टार्टेड, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट अलोंग विद द मार्किंग्स. तो ऊपर से फोर्थ लाइन आपके स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिख रही है. सबसे पहला, एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट गाय टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. Aristotle was the first person to attempt. Aristotle, Greek philosopher, very famous, everybody knows. Socrates, Plato, Aristotle, all of these guys, they were famous Greek philosophers. So Aristotle was the first one who tried to make a scientific understanding of living organisms by classifying them into, by classifying the plants into trees, shrubs and herbs. Trees, shrubs and herbs, जैसे कि आप देख सकते हो, ट्रीज, श्रब्स और herbs की बात अगर हम करें तो वी नो दिस, हम लोगों को अपनी बेसिक इंग्लिश की लैंग्वेज की नॉलेज से ये पता है कि ट्री, श्रब्स एंड herbs बेसिकली साइज ऑफ द प्लांट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं, है ना, जिसको आप herbs बोलते हो छोटे छोटे, फिर उससे थोड़े बड़े वो बुश, झाड़ी टाइप जो है वो श्रब्स, और एकदम झाड़ जो पेड़ बड़े वाले होते हैं उनको अपन ट्रीज बोलते हैं. उसने कैसे बोला था ये प्लांट्स को? उसने 3 कैटेगरीज में किस बेसिस पे डिवाइड किया था? तो उसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड किया. किस बेसिस पे डिवाइड किया था? मॉर्फोलॉजिकल. अब ये लास्ट टाइम मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल क्या होता है. मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, एनाटॉमी मतलब इंटरनल, और हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू लेवल पे स्टडी करना. हमने 4 वर्ड्स किए थे ना, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या था? एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखना. एनाटॉमी क्या था? इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना. देन वी हैड हिस्टोलॉजी यानी टिश्यूज को स्टडी करना, एंड साइटोलॉजी यानी सेल्स को स्टडी करना, है ना. तो ये भाई साहब ने मॉर्फोलॉजिकल यानी बार बार से पेड़ को या प्लांट को देख के बता दिया कि अच्छा ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स की बात करनी है. एट द सेम टाइम ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स into 2 groups, those which had red blood and those did not. तो एनिमल्स के उस केस में एरिस्टोटल भाई साहब ने किन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया एनिमल्स को? वंस दैट हैड रेड ब्लड एंड वंस दैट डिड नॉट हैव रेड ब्लड. ठीक है. हमारे केस में भी हम लोग देखते हैं कई बार, वी कम अक्रॉस स्मॉल इंसेक्ट्स एंड सम एनिमल्स which do not have red blood, like we have red blood, na, humans have red blood, right? It's because of a pigment in our blood called, what is the name of the pigment in our blood that gives it the red color? Hemoglobin, right? Hemoglobin. So वैसे ही ऐसे कुछ एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं छोटे मोटे, जिनका जो ब्लड है वो रेड कलर का नहीं होता. तो एरिस्टोटल को इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि अच्छा कुछ जानवरों का ब्लड जो है वो रेड होता है, कुछ जानवरों का नहीं होता. सो दैट इज व्हाई ही क्लासिफाइड देम इनटू दीस 2 ग्रुप्स. दिस वाज वेरी बेसिक. इसके पीछे बायोलॉजी नहीं था, इसके पीछे बेसिक लॉजिक था. बट व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारे फेवरेट कैरोलस लीनियस, राइट,
Linnaeus, he was the first one who gave us the kingdom-based classification, and he gave us the two kingdom-based classification, which was basically Plantae and Animalia. And he said plants and animals, will put them into these two, right? So he said, okay, we'll put some animals, some organisms into plants, some organisms into animals. But the problem with this was that this system did not distinguish between the eukaryotes and the prokaryotes, the unicellular and the multicellular, and the photosynthetic and the non-photosynthetic organisms. इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं. So when we say this whole idea of prokaryote, eukaryote, you say unicellular, multicellular, फंडा क्या है? Let's say अगर आपको हम बोलें इस तरह से एक क्वेश्चन दिया जाए कि भाई बैक्टीरिया है, इसको कहाँ क्लासिफाई करोगे? So nowadays you know that bacteria is a single celled simple organism because we've been taught these basics. But at the time of Linnaeus, when he did not know where to put this particular type of organism, because he had only two kingdoms, so then उसको वो ड्रॉबैक था, उसको वो लिमिटेशन था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको प्लांट या एनिमल में क्लासिफाई नहीं कर सकते उनको कहाँ रखो, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी नॉलेज ही नहीं थी उस टाइम पे लोगों को बैक्टीरिया और फंगस और वायरस की, तो बहुत बाद में आया. और जो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स पता भी थे, जैसे फंगस है फॉर एग्जांपल, कि उसको अलग किंगडम में डालना ये आइडिया नहीं था, तो उसको उन्होंने एनिमेलिया में डाल दिया. जैसे एल्गे थे, ग्रीन कलर दिखा, प्लांट में डाल दिया, राइट? उस टाइम पर ये नहीं सोचा कि उसका सेल्यूलर कॉम्पोजिशन क्या है. अब सेल्यूलर कॉम्पोजिशन यानी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, दिस वाज वन ऑफ द characteristics of living organisms also, ना, we have studied in chapter 1 if you remember, right? तो इसमें प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ये दो टाइप्स के पहले तो सेल्स की वेराइटीज होनी चाहिए थी, according to which you classify them. What was the meaning? We have studied this. Prokaryote was simple cell and this was well developed cell. Yes बच्चों, किया था हमने ये. और ये लिटरली वर्ड का मीनिंग क्या था? प्रोकैरियोट. कैरियोट मतलब न्यूक्लियस था, याद है ना? ये मैंने कहा था, द वर्ड मीन्स न्यूक्लियस. वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस आइडिया दैट प्रोकैरियोट यूकैरियोट है या फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक है, इनको किस तरह क्लासिफाई करना है, ये लीनियस के टाइम पे ड्रॉबैक हो गया था. सो ऑब्वियसली द टू किंगडम सिस्टम वाज इनएडिक्वेट. वो इनफ नहीं था प्रॉपरली क्या बोलते हैं क्लासिफाई करने के लिए. फ्रॉम देन वी हैव जस्ट केप्ट एडिंग वन एंड वन मोर, एक एक करके हम लोग किंगडम्स ऐड करते गए, एंड टुडे वी हैव रीच्ड द आइडिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. यहां तक क्लियर है? नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट नोट. द 6th किंगडम that is considered by many people, that has been added later, but we do not follow this one generally. ये पूछा जाता है आपको कई बार कि 6th किंगडम अगर है तो वो कौन सी है, तो that is a separate kingdom called क्रोमिस्टा. कौन सी किंगडम है बच्चों? क्रोमिस्टा. ये आप लिख के रखेंगे, क्रोमिस्टा 6th किंगडम. ठीक है, ये एक्स्ट्रा है. थोड़ा सा आपको इसके बारे में मैं बता देता हूँ. क्रोमिस्टा ऐसे आपको जनरली पढ़ने को नहीं आएगा, बट फंडा क्या था कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एल्गे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, जो यूनिसेल्युलर है पर मतलब है सिंगल सेल, पर सेल कॉम्प्लेक्स है, अच्छे से डेवलप्ड है. कैसा है? यूनिसेल्युलर है पर सेल अच्छे से डेवलप्ड है, और फोटोसिंथेटिक यानी कि खुद का खाना खुद बना सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक, राइट? फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटीज भी है. ऐसे कुछ टिपिकल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको क्रोमिस्टा किंगडम में रखा गया था. ठीक है. देयर वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ सर थॉमस स्मिथ. क्या नाम था? थॉमस स्मिथ.
in 1981. He was the one who gave us the idea of chromista. ये ओरिजिनल 5 किंगडम में नहीं थे, ये बाद में ऐड किया गया था. ओरिजिनल 5 किंगडम का फंडा क्या, जरा ये समझते हैं. ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब जो है इंक्लूड होना चाहिए एज क्राइटेरिया और एज कंडीशंस इन द क्लासिफिकेशन. कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सी किंगडम में पुट करना है, ये किस बेसिस पे होना चाहिए, ये इन सारे बेसिस पे होना चाहिए. सेल के स्ट्रक्चर पे, नेचर ऑफ सेल वॉल पे, न्यूट्रिशन, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन एटसेट्रा. मतलब आपको क्लासिफिकेशन से ये सारी चीजों का आइडिया आना चाहिए. समझ रहे हो? दैट इज द आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड द 5 kingdoms are actually based on these set of characters, as you can see from this table in front of you. ये आपके एनसीईआरटी में पेज 17 पे आपको टेबल मिलेगा, सब लोग सामने देख सकते हो. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसको मार्क करके रखना सब बच्चों. इसमें से आपको डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे. ये टेबल के एक एक वर्ड को अपन डिटेल में पहले पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या बोल रहा है. ठीक है, चलो पहले तो ये देख लो 5 किंगडम कौन से थे बच्चों. कौन से 5 किंगडम थे आपको याद हो गए अभी. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. यस, किसने दिया था ये सिस्टम, ये भी मैंने पिछली बार बताया था. R.H. Whitaker, Robert Whitaker. He gave us the 5 kingdom classification. The year is not very important. If you don't remember the year, it is fine. Right? So now these 5 kingdoms which were given by R.H. Whitaker were made on what basis? किस बेसिस पे ये 5 किंगडम्स को बनाया गया. और उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस था द सेल टाइप. कौन सा था? सेल टाइप. तो देखो कितना लॉजिकली उन्होंने ये 5 किंगडम्स बनाए और एक एक करके किस तरह से सेट करते गए किंगडम्स को. नोट करना, मैं यहाँ पे अलग कलर से मार्क कर रहा हूं जो एक यूनिक या एक्सेप्शनल चीजें हैं उनको. जैसे कि मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोट्स को डाला. मोनेरा में किसको डाला? पहला किंगडम सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स कैसे थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स थे. कौन से थे बच्चों? प्रोकैरियोट. मतलब सबसे सिंपल वाले जो बिल्कुल डेवलप्ड नहीं थे सेल्स, उनको किस में डाला? प्रोकैरियोट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है प्रॉपर्ली, उनको मोनेरा में डाल दिया. So Monera will contain prokaryotes and all the prokaryotes will go to Monera only. तो जैसे ही आपको एक ऑर्गेनिज्म के बारे में ये पता चले कि अच्छा ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तुरंत क्या स्ट्राइक होना चाहिए? कौन से किंगडम में जाएगा भाई? ये मोनेरा में जाएगा. कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें, है ना? जैसे ही सारे प्रोकैरियोट्स जाएंगे मोनेरा में. सारे प्रोकैरियोट्स जाएंगे मोनेरा. अब अगर सिंगल सेल है और यूकैरियोटिक है, क्या बोला मैंने? सिंगल सेल है और यूकैरियोटिक है तो वो जाएगा प्रोटिस्टा. तो आप क्या लिखेंगे यहां पे बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक में ही? यहां पे आप लिखेंगे प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर, यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर, एंड बाकी तीनों में क्या लिखेंगे? यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर. समझ गए बात को? यानी कि आप लॉजिकली देख सकते हो कि मोनेरा से एनिमेलिया तक जाते जाते धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं. समझ पा रहे होंगे ये आप लोग? क्या हो रहा है? धीरे धीरे आपकी जो ये सेल्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या हो रही है? कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. काफी सिंपल बात है ना? नेक्स्ट बात बहुत अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है.
तो पहला तो सेल टाइप आपको समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मतलब एक सेल होगा, अकेला एक ही सेल, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरा एक सेल से बना हुआ है, और वो सेल भी कैसा एकदम मतलब भज्जर गरीब एकदम खत्म सेल है, बिल्कुल डेवलप ही नहीं हुआ है, तो वो मोनेरा में जाएगा। अगर एक सिंगल सेल है लेकिन थोड़ा ढंग का सेल है, डेवलप्ड सेल है, तो वो किस में जाएगा? प्रोटिस्टा में जाएगा। और अगर बहुत सारे हैं, मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, और यूकैरियोटिक यानी अच्छे से डेवलप्ड भी है, तो वो फंगाई भी हो सकता है, प्लांटे भी हो सकता है, एनिमेलिया भी हो सकता है। अब ये तीनों में से कैसे डिसाइड करेंगे, वो नेक्स्ट क्राइटेरिया से समझेंगे। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ये सेल टाइप का फंडा, यूनी मतलब वन, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल, बरोबर। नेक्स्ट फंडा है हमारा सेल वॉल। किसका? सेल वॉल। सो टू अंडरस्टैंड द सेल वॉल वाला पॉइंट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड सेल का बेसिक पैटर्न क्या होता है। तो अगर मेरे पास मेरे पास एक बेसिक समझो सेल है, बेसिक सेल है मेरे पास, ठीक है, और ये बेसिक सेल के अंदर मेरे पास ढेर सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर का लिक्विड यानी कि फ्लूइड, है ना। सेल के अंदर का जो लिक्विड है या फ्लूइड जो है वो क्या होता है? सेल का साइटोप्लाज्म होता है। अब यहां पर ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री आपकी बनाई हुई है मैंने यहां पे, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कुछ सेल्स में इसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर भी होता है। कुछ सेल्स में क्या होता है? इसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है। जैसे तुम्हारे घर में डबल डोर नहीं होता? होता है ना, कई बार आपके घर में ना डबल डोर होता है, सेफ्टी डोर, एक मेन डोर होता है और एक बाहर का सेफ्टी डोर होता है, जिसमें बाहर जाली लगी होती है, तो कोई आता है तो आप पहले ही देख लेते हो कि भाई कौन आ रहा है, बस वैसा समझ लो। तो जो बाहर का जो एक्स्ट्रा डोर लगा हुआ है ना आपका सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वो क्या है? वो है आपका सेल वॉल। क्या है बच्चों? सेल वॉल। बहुत सिंपल फंडा है। सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो यहां पर वो क्या बोल रहा है पहले समझो, पहले ये बात को समझो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है भाई सेल वॉल, पहला तो ये देखने का कि प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। पहला क्या देखने का? सेल वॉल है कि नहीं है। तो आपने क्या नोटिस करना है यहां पे कि भाई एनिमल किंगडम में तब बोलेंगे जब सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है। क्या भेजे में गया सबके? ऑर्गेनिज्म को एनिमेलिया में कब डालेंगे? जब उसका सेल वॉल एब्सेंट है ही नहीं, बरोबर। अच्छा, इसका मतलब कि बाकी चारों में सेल वॉल होता है, ये बात क्लियर। इसका मतलब कि एनिमल में अगर एब्सेंट है तो बाकी चार किंगडम में सेल वॉल होता है। तो उनमें कैसे डिफरेंस करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। प्लांट्स में सेल वॉल किस मटेरियल से बना है? सवाल मैंने क्या पूछा? प्लांट्स में सेल वॉल किस मटेरियल से बना हुआ है? सो द आंसर इज इट इज मेड ऑफ अ मटेरियल कॉल्ड एज सेल्यूलोज। बोलो, क्या मटेरियल से बना हुआ है? सेल्यूलोज। व्हाट इज सेल्यूलोज? सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बच्चों। क्या है सेल्यूलोज? इट्स अ टाइप ऑफ, it is a type of carbohydrate, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को पता है, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, ये कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं ना। सो प्लांट्स विल प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स
एंड उस कार्बोहाइड्रेट से प्लांट के जो सेल्स हैं वो अपना क्या बनाते हैं, सेल वॉल बनाते हैं। ध्यान से समझना, व्हेन आई से द वर्ड सेल वॉल, आप इमेजिन करो ना एक दीवार है, वॉल, ठीक है। क्या दुनिया की सारी दीवार जो है या दीवार जो है वो एक ही मटेरियल की बनी होती है? तुम्हारे घर में स्टोन की दीवार बनी होगी, मेरे घर में लकड़े की दीवार बना सकता हूं, किसी और के घर में ब्रिक्स की बनी होगी, है कि नहीं? तो मटेरियल अलग अलग हो सकता है ना। सेल वॉल, पहली बात तो सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं वो देखना है। तो एनिमल किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट थी क्या? नहीं थी। बाकी जो 4 किंगडम्स है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। उसमें अभी हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं कि वो सेल वॉल किस मटेरियल से बनी हुई है। क्या ये सबके भेजे में गया? बोलो हाँ कि ना। अब आते हैं फंगाई पे। तो फंगाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट है और इट इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड चिटिन। क्या वर्ड है? चिटिन। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसको काइटिन भी बोलते हैं, दैट इज फाइन, ठीक है। CH को वो के प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज फाइन। चिटिन भी बोल सकते हो, काइटिन भी बोल सकते हो। सो ये जो है, ये जो चिटिन जो मैंने मार्क किया ना बॉक्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। ये बहुत बार पूछा गया है, कौन सी किंगडम का एक मेन फीचर या आइडेंटिफाइंग फीचर चिटिनस सेल वॉल होता है। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है पहले, ठीक है। अच्छा, व्हेन आई से नीट में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब पुराने जमाने में AIPMT, CPMT, APMT, एम्स, ये सारी एग्जाम नीट में ही होती थी। मतलब अभी जो नीट है वही, तो पुरानी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चंस में से है ये, कि कौन सी किंगडम का मेन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक यूनिक फीचर चिटिनस सेल वॉल है। तो क्या बोलोगे आप, कौन सी किंगडम का है बच्चों? ये फंगाई का है। ये नहीं भूलना है, बहुत ध्यान से याद रखना कि चिटिन की सेल वॉल अगर है तो वो किस में है? वो फंगस में है। सेल्यूलोज की सेल वॉल है तो किस में है? प्लांट में। इसका मतलब कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, मैं तुमको एक ऑर्गेनिज्म लाके दिया, तुमने देखा अच्छा ये यूकैरियोट है, ओके, मल्टीसेल्युलर है, ओके, बट नाउ आई एम कंफ्यूज, इसको फंगाई में डालूं कि प्लांट में डालूं कि एनिमेलिया में डालूं? तो तुरंत मेरे को क्या देखना है? सेल वॉल। अगर नहीं है तो एनिमेलिया में डाल दूंगा, अगर है और सेल्यूलोज से बना हुआ है तो प्लांट में डाल दूंगा, और अगर है और चिटिन से बना हुआ है तो फंगस में डाल दूंगा। सिंपल हो गई बात। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा क्लासिफिकेशन ऐसे होता है। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को लेकर क्लासिफाई करने जाते हैं तो एक एक करके उसके फीचर्स इस तरह से वी कैन चेक द फीचर्स एंड देन वी कैन पुट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन द गिवन कैटेगरी और गिवन किंगडम। अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट आते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा तो सिंपल है भाई, प्रेजेंट इन सम, मतलब सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इतना फर्क नहीं पड़ता। एंड मोनेरा में सेल वॉल होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनना, सेल वॉल ऑफ मोनेरा इज मेड अप ऑफ व्हाट? नॉन सेल्यूलोसिक। पहली बात तो वो एक ऐसे पॉलीसैकेराइड से बनी हुई है जो सेल्यूलोज नहीं है। और वो कौन सा पॉलीसैकेराइड है, थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपन सीखते हैं, जरा समझते क्या बोल रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, थोड़ा इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी चाहिए, थोड़े बेसिक्स में जाते हैं अपन। किसी भी लिविंग सेल में बायोमोलिक्यूल्स की बेसिक वैरायटी होती है। अब आप बोलोगे बायोमोलिक्यूल्स क्या है? लिविंग सेल में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ना, उनको अपन बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं बेसिकली। तो आप समझो हमारे बॉडी में हर एक सेल में कौन से बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, आपको पता ही है, सबको मालूम है। कार्बोहाइड्रेट्स, यस। आप खाने में क्या खाते हो? कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा लिपिड्स, यानी कि जिसको फैट्स भी बोलते हैं बहुत लोग, है ना, बहुत लोग लिपिड्स को फैट्स भी बोलते हैं। लिपिड्स इज द करेक्ट टर्म, फैट्स इज इनकरेक्ट। आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर, जब मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा
कि लिपिड्स कब बोलना है, फैट्स कब बोलना है। तो आप समझो बायोमोलिक्यूल्स की कौन सी 3 वैरायटी समझ में आई आपको? बायोमोलिक्यूल्स की 3 वैरायटी कौन सी समझ में आई? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और फैट्स। अभी कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारी वैरायटी है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, अलग अलग आते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे पॉपुलर एग्जाम्पल आपको पता है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है ना, स्टार्च है, राइट। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज के अलावा भी देर आर अदर पॉलीसैकेराइड्स, राइट, देर आर अदर पॉलीसैकेराइड्स जो प्लांट्स में नहीं मिलते। प्लांट्स में कौन सा वाला मिल रहा है? सेल्यूलोज, ठीक है ना। फंगस में कौन सा वाला मिल रहा था? चिटिन, ठीक है ना। तो चिटिन, पेक्टिन, लिग्निन, ये सब भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, यानी कि पॉलीसैकेराइड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड बोला मैंने? पॉलीसैकेराइड, यानी कि कॉम्प्लेक्स तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ऑब्वियसली लार्ज मॉलिक्यूल्स, राइट, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। चिटिन, पेक्टिन, लिग्निन, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं प्लांट्स में भी, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, या फिर समटाइम्स दे आर लेड ओवर द सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बनी होती है। फंगाई में पूरा का पूरा सेल वॉल चिटिन से बना होता है। और प्रोकैरियोट जो मोनेरा में आते हैं, जो पहले कौन से थे? प्रोकैरियोट, मोनेरा में जो आते हैं, इनमें जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है? ध्यान से देखना, वो बना है पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से। किससे बना है बच्चों? पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से। कौन सा पॉलीसैकेराइड, कौन सा अमाइनो एसिड? तो आंसर है दो पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन यहां पर है, NAG और NAM। कौन से है? NAG और NAM। अगेन इसके बारे में एनसीईआरटी में आपको कहीं मेंशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लिसराइड, ये बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स हैं जो प्रोकैरियोट्स यानी कि मोनेरा किंगडम के सेल के बाहर जो सेल वॉल है उसमें पाए जाते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज से बनी थी। एक बार वापस देख लेते हैं, जरा समझ लेते हैं क्या फंडा चल रहा है। प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज से बनी थी। इसके अलावा आपके पास चिटिन, पेक्टिन, ऐसे और भी मटेरियल्स हैं जिससे सेल वॉल बन सकती है। जैसे फंगस में चिटिन से बनती है। चिटिन, लिग्निन, पेक्टिन, ये मटेरियल्स प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द प्लांट सेल इन मेनी केसेस। we'll study those examples in detail in the plant kingdom. But all this being considered, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि मोनेरा किंगडम, मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक यानी कि जो अनडेवलप्ड सेल्स हैं, प्रिमिटिव सेल्स हैं, उनके सेल वॉल में क्या है? तो उनके सेल वॉल में मैंने अभी आपको बताया, देयर आर टू मटेरियल्स कॉल्ड, कौन सा? NAM एंड NAG। क्या मटेरियल बोले मैंने? NAM और NAG, ये दो मटेरियल्स है ना। ये कहां पाए जाते हैं? ये प्रोकैरियोट्स यानी कि किंगडम मोनेरा की सेल वॉल में पाए जाते हैं बच्चों। किस में पाए जाते हैं? किंगडम मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में पाए जाते हैं। Now what does this NAM and NAG mean? It means N-acetyl ग्लूकोसामाइन। क्या नाम है? मेरे साथ बोलेंगे रिपीट करके, क्या बोलेंगे? N-acetyl ग्लूकोसामाइन। मैंने गलत जगह पे लिख दिया, ये N-acetyl ग्लूकोसामाइन यहाँ आ गया नीचे। और पहला वाला कौन सा था? N-acetyl म्यूरामिक एसिड। क्या नाम है?
म्यूरामिक एसिड, ये जो M है ना ये म्यूरामिक एसिड है और ये G जो है ये ग्लूकोसामाइन है। इन दोनों को मिलाकर एक सेपरेट कैटेगरी बनती है मटेरियल्स की, विच वी कॉल एज पेप्टिडोग्लाइकेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेप्टिडोग्लाइकेंस। क्या होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेंस? कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत सिंपल है। पेप्टिडोग्लाइकेंस का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन। तो बोलोगे सर आपने पॉलीसैकेराइड लिखा। हाँ, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का एक टाइप है। पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन के दो एग्जाम्पल हमको कौन से मालूम है? NAM और NAG। कहाँ मिलते हैं ये मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल वॉल में मिलते हैं। क्या ये सिंपल स्टेटमेंट आप लोगों के दिमाग में गई? नहीं गई तो फिर से सुनो। क्या बोला मैंने? पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड साथ में मिलेगा तो क्या बोलेंगे? पेप्टिडोग्लाइकेन। बरोबर है। पेप्टिडोग्लाइकेन के दो एग्जाम्पल दो, तो NAM और NAG। ठीक है, ये NAM और NAG कहाँ मिलते हैं? ये मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल वॉल के अंदर मिलते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? क्रिस्टल क्लियर हो गई? बहुत सिंपल है। तो कोई आपको पूछेगा कि भाई ये नॉन सेल्यूलोजिक है, मतलब ये सेल्यूलोज से नहीं बनी है, इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से नहीं बनी, तो किससे बनी है भाई? तो आप बोलेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है। तो कोई पूछेगा अच्छा कौन से पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है? तो आप बोलेंगे NAM और NAG नाम के दो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है। आई होप ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। कोई डाउट किसी को है तो प्लीज पूछ लो। किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज के अलावा किससे बन सकती थी? पेप्टिडोग्लाइकेन से। अगर सेल्यूलोज से बनी होती तो आप क्या बोलते? प्लांट। चिटिन से बनी होती तो क्या बोलते? फंगस। और पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है तो क्या बोलोगे? मोनेरा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई? काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो इस टेबल में नहीं दी है या टेक्स्ट बुक में नहीं दी हो, वो बता रहा हूं। टाइम लेके शांति से प्यार से करेंगे अपन, कोई घाई नहीं अपने को। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं। न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में तो ढंग का होता नहीं, डेवलप्ड होता नहीं है। तो मोनेरा में ढंग का न्यूक्लियस होगा क्या? आंसर है नो, ऑफ कोर्स देयर विल नॉट बी एनी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अगर नहीं है तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट रह के क्या करेगी आप बताओ? है कि नहीं? मेरे पास जब कार ही नहीं है तो मैं टायर लेके क्या करूंगा? वैसी हालत होगी ना यहाँ। तो न्यूक्लियस ही ढंग का नहीं है, वेल डेवलप्ड है ही नहीं, इनफैक्ट है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता। न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता, न्यूक्लियोइड होता है। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेके क्या करोगे? अचार डालोगे? सही बोल रहा हूं? तो इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? मोनेरा में एब्सेंट है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब कवरिंग यानी कि लेयर, तो न्यूक्लियस के आजू बाजू की जो कवरिंग या लेयर है वो मोनेरा में एब्सेंट है बच्चों। क्या ये बात समझ में आ गई? सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन मोनेरा इज एब्सेंट। बाकी सब में क्या है भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। कॉमन सेंस यूज करो। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि सब में यूकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, अच्छे से डेवलप्ड है, और अच्छे से डेवलप्ड है तो उसको न्यूक्लियर एनवेलप की भी यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी जरूरत है कि नहीं? अच्छा, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनवेलप के बारे में भी जरा थोड़ा सा जान लेते हैं। हर एक चीज के वर्ड्स के रिलेटेड एक्सप्लेनेशन अपन समझेंगे। जब आप बोलोगे मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन ये वर्ड का मतलब होता है लेयर या कवरिंग, है ना, सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन। एंड यूजुअली मेम्ब्रेन हम लोग तब वर्ड यूज करेंगे
when it is thin and single layer. मेम्ब्रेन ये वर्ड कब यूज करेंगे अपन? जब वो पतला हो, थिन हो और एक सिंगल लेयर हो, एक सिंगल परत हो उसकी। पर वहीं पर एनवेलोप हम लोग वर्ड यूज कब करेंगे? एनवेलोप भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये भी बरोबर है, एनवेलोप भी सेम है, मीनिंग सेम है। तो फिर डिफरेंस क्या है बॉस? यूजुअली स्लाइटली थिकर, थोड़ा ज्यादा थिक होता है कंपेयर टू मेम्ब्रेन। एंड मेन चीज क्या है? मेन डिफरेंस क्या है देखो जरा, क्या समझ में आया? मतलब सिंगल लेयर होगा तो क्या बोलोगे? मेम्ब्रेन। और डबल लेयर होगा तो क्या वर्ड यूज करोगे आप? डबल लेयर होगा तो क्या वर्ड यूज करोगे? एनवेलोप। क्या वर्ड यूज करोगे? एनवेलोप। ठीक है, आप लोग इसको एनवेलप बोलते होगे पहले। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एनवेलोप। डिड यू गेट दैट? सो न्यूक्लियस के आजू बाजू डबल लेयर की मेम्ब्रेन या डबल लेयर की प्रोटेक्शन होती है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, हम उसे न्यूक्लियर एनवेलोप कहेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? न्यूक्लियर एनवेलोप। एनवेलोप कब बोलना है, मेम्ब्रेन कब बोलना है, मैंने समझा दिया। उसके बाद आते हैं हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भाई वन ऑफ द मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और ऑफ क्या बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इनफैक्ट हम लोगों ने देखा था कि डिफाइनिंग फीचर था कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? डिफाइनिंग फीचर था कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था? चेक करो, है ना। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि हाउ द ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली पुट टुगेदर, असेंबल्ड टुगेदर, किस तरीके से उसका असेंबली किया गया है। हर सिंगल ऑर्गेनिज्म, हर कोई ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है, ये तो सबको मालूम है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड फ्रॉम सेल। नाउ जस्ट टू गिव यू अ कोरिलेशन, इन केमिस्ट्री आई हैव टॉट यू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यस, सारा का सारा मैटर किससे बना है? एटम से बना है। ये डाल्टन ने बताया था ना बच्चों, ये हमने किया है। सिमिलरली एक पैरेलल थियरी बायोलॉजी में है जिसको हम लोग सेल थियरी बोलते हैं, जिसमें उसने बोला हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। केमिस्ट्री बोलता है सारा मैटर एटम से बना हुआ है, बायोलॉजी बोलता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। ये दोनों पैरेलल थियरीज है, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना। नाउ मोनेरा में एक ही सिंगल सेल है, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल के अंदर ही है, तो इसलिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल्यूलर है। प्रोटिस्टा में ऑफ कोर्स अगेन यूनिसेल्यूलर है, तो एक सेल, सेल्यूलर। फंगाई में इट इज मल्टी सेल्यूलर विद लूज टिश्यू। फंगाई में इट इज मल्टी सेल्यूलर, बट सारे सेल्स जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है, एक साथ अरेंज करके ऑर्गन नहीं बनाया है, इसलिए लूजली अरेंज्ड है, हैपहैज़र्डली अरेंज्ड है, ज्यादा प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है। प्लांटे में ऑब्वियसली इट इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट एनिमल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये मैंने पहले भी आप लोगों को डिटेल में सिखाया हुआ है कि सेल से लेके सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ये पूरा क्लास क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है। ऑब्वियसली अगेन वी विल सी दैट हियर वी आर गोइंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हम लोग मोनेरा से एनिमेलिया जाते जाते क्या हो रहा है हमारे पास, सिंपल से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई?
और जब हम लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं तो वी अंडरस्टैंड द टर्म डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोला हम लोगों ने, क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन ऑफ लेबर। इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है बच्चों? वही सेम मीनिंग यहां पे भी है। लेबर का मतलब क्या? मेहनत का काम, लेबर है ना, लेबर करना। एक और मीनिंग होता है बायोलॉजी में लेबर का, वो है लेबर पेन्स। व्हेन द मदर इज अबाउट टू, व्हेन द फीमेल इज अबाउट टू गिव बर्थ, जो पेन होता है उसको लेबर पेन बोलते हैं, वो अलग है। यहाँ पर लेबर का मतलब बेसिकली काम या मेहनत, some work that is allotted to you. So in our body when we look at complex organisms, we are classified as complex organism. हम लोग किंगडम एनिमेलिया में आते हैं ना, ह्यूमंस, राइट? तो अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे शरीर में क्या काम डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स, है कि नहीं है? जैसे हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, लिवर का काम है खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करना, स्टमक का काम है फूड को टेम्परेली स्टोर करना, दांत का काम है खाना चबाना, लंग्स का काम है सांस लेना, ब्रेन का काम है सोचना। हर एक ऑर्गन सिस्टम को स्पेसिफिक रोल दिया गया है। ऐसा तो होता नहीं आपके साथ कि आज आप सोचो कि नहीं आज लंग से सांस नहीं लेंगे, आज लिवर से सांस लेके देखते हैं। आप अपने मन से कुछ भी काम अलॉट कर सकते हो। आज ब्रेन से नहीं सोचेंगे, आज पेट से सोचेंगे, है ना? ऐसा कुछ अलग ऐसा थोड़ी होता है। आपका डिवीजन ऑफ लेबर बना हुआ है, यानी कि डिवाइड किया गया है काम बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। व्हाई? बिकॉज ऑर्गन्स में या ऑर्गन सिस्टम्स में काम डिवाइड करने से आपकी कॉम्प्लेक्स बॉडी का फंक्शनिंग जो है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। नहीं तो काम क्या होगा, ओवरलैप होगा, मिक्स हो जाएगा। बरोबर बोल रहा हूं, है ना? सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर देखें तो किंगडम एनिमेलिया में आपको टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम, ये तीनों लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन जरूर मिलेगा। करेक्ट? लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड, हाउ दे ऑब्टेन देयर एनर्जी। हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए। राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हम लोग ही है, बेसिकली ह्यूमंस ही है सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरियम से लेके ह्यूमन बीइंग तक हर एक को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए बॉस? खाना चाहिए, है कि नहीं? हाउ यू आर गोइंग टू ऑब्टेन दैट न्यूट्रिशन, आप किस मैकेनिज्म से वो न्यूट्रिशन पा रहे हो, ये डिसाइड करेगा कि आप कौन से किंगडम में जाओगे। ध्यान से समझना, और इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपके लिए नए होंगे, ध्यान से सुनना समझना। ऑटोट्रोफिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, और हेट्रोट्रोफिक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। यानी कि यू विल नोटिस इन मोनेरा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल है। क्या बोला मैंने? ऑटोट्रोफिक या हेट्रोट्रोफिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन पॉसिबल है। किसमें? मोनेरा। मतलब बैक्टीरिया ये नहीं देखता, बैक्टीरिया थोड़ी है वेज नॉन वेज, हाँ खुद का खाना बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा ऐसा कुछ उसका रिस्ट्रिक्शन है। भाई वो बहुत चिंटू है बेचारा, डेवलप नहीं है, उसको जो मिला खा लेगा, है कि नहीं? वो नहीं नखरे कर रहा ना, जैसे आप करते हो अपनी मम्मी के साथ, नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगी, चलते रहता आपका, ठीक है? तो बैक्टीरिया जो है, मतलब किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मेनली बैक्टीरिया ही है, प्रोकैरियोट्स, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल अच्छे से डेवलप नहीं है। तो इनको क्या है भाई, जो मिला खा लो, कुछ नहीं मिला खुद का खाना बना लो, इनकी मेजॉरिटी ऐसी हालत है। तो अगर ये खुद का खाना बना रहे हैं तो ये कैसे हो गए? ऑटोट्रोफ्स हो गए, बरोबर बात है। और ये दूसरे से खाना ऑब्टेन कर रहे हैं तो ये हेट्रोट्रोफ्स हो गए। ऑटोट्रोफ्स का मतलब क्या है? ऑटोट्रोफ्स का मतलब है सेल्फ फीडिंग। क्या है ऑटोट्रोफ्स का मतलब बच्चों? सेल्फ फीडिंग, यानी खुद का खाना खुद बनाने वाले। एंड व्हेन आई से मेकिंग देयर ओन फूड डज नॉट मीन किचन में जाके मेकिंग देयर ओन फूड, पैसा नहीं रे बाबा। मतलब
in their body they don't need to put anything from outside, from whatever materials are available inside the body, बस वो सनलाइट या किसी केमिकल की वजह से एक्टिवेट हो जाके खुद ही खाना अंदर ही अंदर बन जाएगा, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। तो अगर मैं न्यूट्रिशन को ब्रॉडली क्लासिफाई करके आपको समझाऊं तो आपको इस तरह से समझना है। थिंक ऑफ इट दिस वे, ब्रॉडली हमने क्लासिफाई किया ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने PHIC लिखा है और बोलते वक्त भी मैं फ बोल रहा हूं, ट्रोफिक। आई हैव सीन इडियट्स हु से ट्रोपिक, दैट इज हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। ट्रोपिक या ट्रॉपिकल कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, गलत। यहां पे क्या है, ट्रोफिक है, फ प नहीं। ऑटोट्रोफ, हेट्रोट्रोफ, राइट, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन दोनों ध्यान देना। ऑटोट्रोफिक का मतलब सेल्फ फीडिंग, हेट्रोट्रोफिक का मतलब गेटिंग फूड फ्रॉम अदर सोर्स। समझा? बोलो हाँ कि ना। हेट्रो मतलब का डिफरेंट होता है ना, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तुम्हारी ऑटोमेटिक चीजें है ना, ऑटो बताइए। अदर सोर्सेस, अब बोलोगे ठीक है। ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक। अभी ऑटोट्रोफ्स में दो वैरायटीज मेजर है। ऑटोट्रोफ्स में दो मेजर वैरायटी है, ऐसे यू विल गेट मोर वैरायटीज इन दीज, बट मैं आपको बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूं। ऑटोट्रोफ्स में फोटो ऑटोट्रोफ्स या कीमो ऑटोट्रोफ्स, क्या बोला मैंने, फोटो ऑटोट्रोफ्स और कीमो ऑटोट्रोफ्स। फोटो वाले क्या करते हैं भाई, तो ये लाइट यूज करके अपना खाना बनाते हैं। क्या करते हैं, सनलाइट, लाइट यूज करके खाना बनाते हैं। और कीमो वाले क्या करते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है, क्या, केमिकल्स यूज करके अपना खाना बनाते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ कि ना। फोटो ऑटोट्रोफ्स क्या करेंगे, लाइट यूज करके खाना बनाएंगे। कीमो ऑटोट्रोफ्स क्या करेंगे, केमिकल्स यूज करके खाना बनाएंगे। अब बोलोगे ठीक है भाई, मान लिया, आपने बोला हमने मान लिया। अब आते हैं हेट्रोट्रोफ्स पे जरा, तो इनकी वेराइटीज है, इनके पास अलग अलग वेराइटीज है। इनके पास हो सकता है with they have given you सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और पैरासाइटिक, ठीक है। मेनली हेट्रोट्रोफ्स में सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक है। और एक थर्ड कैटेगरी, जो मतलब जो पहली कैटेगरी है, उसको होलोजोइक हम कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोजोइक। अब ये होलोजोइक क्या है टेक्निकली, होलोजोइक का मतलब ये अपना खाना, जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, और डाइजेस्ट कर, मतलब खाने के बाद वो छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। कम्स फ्रॉम द वर्ड होल, होल मीन्स पूरा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप खा लेते हो। तो आप जब रोटी खाते हो, खाना खा रहे हो, आप जब रोटी खाते हो, तो उसमें से एक एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकाल के खाते हो क्या, स्टार्च का मॉलिक्यूल निकाल के खाते हो, कि पूरी की पूरी रोटी खा लेते हो? You eat the entire chapati, right? And then what happens? It goes inside your body and then it is broken down into starch. Yes or no? Suppose आप पिज्जा खा रहे हो, तो
तो पिज्जा में चीज है जिसमें फैट्स है, लिपिड्स है, जो ब्रेड है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जो सब्जियां हैं आप उसके ऊपर डाल रहे हो उसमें प्रोटीन है ना। तो आप तो पूरा पिज्जा खा रहे हो ना, आप उसमें से ऐसा थोड़ी अच्छा ये प्रोटीन ये कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कौन खाता है, राइट। सो वी हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो वी आर होलोजोइक, हम पूरा का पूरा खाना एज इट इज खा लेते हैं, फिर खाने के बाद डाइजेशन के टाइम पे वो छोटे छोटे चीजों में ब्रेक डाउन होके अब्सॉर्ब होता है, करेक्ट ना। तो मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स दैट यू सी अराउंड यू आर विच वंस, आर होलोजोइक। वो खा लेते हैं ना, कुत्ता बिल्ली आपके आजू बाजू जो है वो क्या करते हैं, वो खाना खा लेते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, बरोबर है ना। तो मेजॉरिटी हम होलोजोइक में आते हैं। अब होलोजोइक में भी आपके पास और वैरायटी है, होलोजोइक में भी आपके पास और वैरायटी है। हर्बीवोर हो सकता है जो वेजिटेरियन जिसको हम लोग बोलते हैं, कार्निवोर हो सकता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीट ईटर, है ना, यस। ओमनीवोर हो सकता है जो सब कुछ खाता है, कैनिबल हो सकता है जो, कैनिबल्स किसको बोलते हैं बच्चों, किसी को आइडिया है कैनिबल्स किसको बोलते हैं, सुनो समझो। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज मिलेंगे। कैनिबल्स होते हैं एनिमल किंगडम में, बहुत सारे कैनिबल्स होते हैं। तो देखो जैसे हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर, है ना, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, है ना। फिर सैंग्विवोर भी होते हैं, क्या होते हैं, सैंग्विवोर, और एक होते हैं कैनिबल। ये सब रेयर है, कैनिबल सैंग्विवोर ये सब रेयर है, ऐसे इतने नहीं होते ये, बट इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूं, और बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए इनके बारे में, बेसिक आइडिया। ठीक है, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर तो आपको पता ही। हर्बीवोर क्या होते हैं, घास खाने वाले, घास मतलब प्लांट्स खाने वाले, कार्निवोर मतलब मीट ईटर, ओमनीवोर मतलब जो सब खा सकते हैं, जैसे हम लोग ओमनीवोर हैं, इंसान। इट इज योर चॉइस वेदर यू वांट टू ईट मीट और नॉट, इज योर चॉइस, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, बट आर यू केपेबल ऑफ ईटिंग मीट as human beings? Are you capable of eating it and digesting it? Yes. कैनिबल्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद की सेम स्पीशीज को खाते हैं, समझे। जैसे स्नेक्स, एक सांप दूसरे सांप को खा सकता है, एक मछली दूसरे मछली को खाती है, राइट, सेम स्पीशीज की, बाय द वे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट lion eating lion. If a lion starts eating another lion, that's a cannibal. That does not usually happen. While alive and after dying, वो तो छोड़ दो, after dying मतलब कि मार के खा रहा है तो कैनिबल। ह्यूमंस में भी बहुत रेयरली कैनिबल्स के बारे में सुना गया है, देखा गया। ऑब्वियसली इट्स for a human to kill and eat another human being, it's a criminal offense, of course, right. So I mean, recently you all must have heard, in Mumbai itself it happened, na? A woman was so fed up of her husband, they used to constantly keep fighting, that she killed her husband, and she did not know where to dispose the body, so she cut the person into small pieces and she cooked him in the pressure cooker and सबूत मिटा दिया, खा गई, ठीक है। तो ऐसे रेयरली सुनने मिलता है, ठीक है, रेयर होता है कि भाई कैनिबल ह्यूमंस में, बट
एनिमल किंगडम में क्रोकोडाइल्स आर कंसिडर्ड कैनिबल्स। क्रोकोडाइल्स जो है वो बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि क्रोकोडाइल दूसरे क्रोकोडाइल को खा लेता है, ठीक है। या स्नेक्स कई बार ऐसे होते हैं कि अपनी ही वैरायटी के ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, ऐसा देखा गया है। सैंग्विवोर एक बहुत ही यूनिक है, ये आपने नहीं सुना होगा मेजॉरिटी बच्चों ने। सैंग्विवोर इज ब्लड सकिंग, यानी कि जो ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ खून, उनके न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए, उनको सिर्फ ब्लड चाहिए। कुछ ऐसी वैम्पायर बैट्स होते हैं, वैम्पायर बैट्स के नाम बारे में सबने सुना है ना, जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, यहाँ आके काट लेते हैं, है ना, ठीक है। तो वो वैम्पायर का आइडिया है। तो वैसे एक्चुअली बैट्स होते हैं, वैम्पायर बैट्स होते हैं जो सैंग्विवोरस यानी ब्लड सकिंग होते हैं। लीच तो सबको पता है, जोंक जो होती है ना, छोटा सा कीड़ा होता है, खून चूसता है, लीच इज सैंग्विवोरस। लाइस जो जुएं होती है आपके बालों में, है ना, मस्कीटोज आपका खून चूसते हैं, तो ये सैंग्विवोरस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसा, ये ना ही मीट खा रहे, ना ये प्लांट खा रहे, ना ये कुछ खा रहे, तो ये सैंग्विवोरस में आ गए। वैसे और भी है, जैसे नेक्टर कंज्यूम करने वाले, फ्लावर्स में से नेक्टर लेने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं स्पेसिफिक, ठीक है ना, और भी ऐसे हैं, बट ये मेजर वेराइटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सेप्रोफाइटिक किसको बोलते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक किसको बोलते हैं बॉस? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर खाता है ना, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। अच्छा ध्यान से सुनना, आप बोलोगे सर क्रो या रैट्स, चूहे वूहे, ये सभी सड़ा गला चीजें खाते हैं, या वल्चर्स का सब लोग बता हमेशा फटाक से एग्जांपल लेके आते हैं, तो वल्चर को हम लोग सेप्रोफाइटिक बोलेंगे क्या? नो बॉस, सेप्रोफाइटिक जो है ना, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात होती है, छोटे लेवल पे। जैसे फंगस जो है, फंगाई जो है वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात होती है। अगर यही आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब जो जानवर आप देख सकते हो आप, है ना, जो कुछ भी खा लेता है, उसकी बात करो, तो आप उसको ऑमनिवोर कैटेगरी में डालो। जैसे वल्चर, रैट, क्रो जो कुछ भी खा लेते हैं, उसको आप किस कैटेगरी में डालोगे? ऑमनिवोर, ठीक है। और छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डीकेइंग मैटर खाते हैं, उसको आप किस पे डालोगे? सेप्रोफाइटिक। तो आपको पता है जो चीजें सड़ती है उस पर हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? फंगस लग गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते? फंगस लग गया है। जैसे ब्रेड आप रख दो, बासी हो गई ब्रेड, तो उसके ऊपर क्या लग जाता है? फंगस लग जाता है, देखा है ना सबने। तो वहां पर फंगस को अपन क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, राइट। और पैरासाइट मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आपको मालूम है, पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which depend on other organism for their food and cause harm, उनका नुकसान करते, ठीक है, उनका नुकसान करते, उसको क्या बोलते हैं अपन? पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए थे, बेस्ट एग्जांपल आपको दिया था लास्ट टाइम, मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, यस, सबको याद होगा, मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम, इट्स पैरासाइट, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। मस्कीटोज ऑल्सो आर पैरासाइट, वो आपका खून चूसते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, आपको काटते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, राइट। सो पैरासाइट इज बेसिकली वन दैट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट एंड कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट्स टू द होस्ट। बस यहां पे देख लेते हैं, खत्म करेंगे कि हमारे पास एनिमल किंगडम में हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमारा मेन है। एनिमल किंगडम में मेनली क्या है? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। उसकी और भी सब टाइप्स है ना, जैसे होलोजोइक भी हो सकता है, सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, फाइन। प्लांट्स का मेन फीचर क्या है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कौन सा वाला? फोटोसिंथेटिक वैरायटी का। प्लांट्स विल यूज द सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगेन मेन फीचर, सैप्रोफाइटिक जो है न्यूट्रिशन मोड किसमें दिखता है? यूनिकली अगर मैं बोलूं सैप्रोफाइटिक ही दिखता है मेजरली, तो किसमें दिखता है? फंगाई। तो फंगाई के आपको दो आइडेंटिफाइंग फीचर मिले, दिख रहा है बच्चों? एक चिटिन वाली सेल वॉल और दूसरा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यस। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया सबको? एंड लास्ट इज ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक दोनों हो सकता है प्रोटिस्टा में, तो इसके ऊपर इतना नहीं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये दो ऐसे हैं ना जिसमें कुछ भी चलता है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक सब हो सकता है, कोई बात नहीं।
पर जैसे जैसे आप ऊपर आते जाते हो, जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स में आते हो, तो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज होता है। फंगाई में स्पेशली सैप्रोफाइटिक ज्यादा दिखता है, प्लांट्स में ऑब्वियसली ऑटोट्रोफ्स, सवाल ही नहीं है बॉस, और एनिमल्स में ऑब्वियसली हेट्रोट्रोफ्स, है ना। तो ये हमारा 5 किंगडम्स का बेसिक आइडिया था कि किन क्राइटेरिया पे हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं। आर.एच. विटैकर ने किन क्राइटेरिया पे हमें 5 किंगडम दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ।